हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से 50 क्वेश्चन का सीरीज। पिछले कई वीडियो के मुताबिक ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा कलर कर दिया है, क्वेश्चन को कलर कर दिया है। क्वांटिटी क्वालिटी ऑडियो वीडियो सब आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986। 1986 में पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? यानी कि कृत्रिम कौन सा मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो वन तो प्रकृति रहता है, झील भी प्राकृतिक रूप में देखा जाता है और समुद्र भी प्राकृतिक रूप में देखा जाता है। बगीचा जो है मनुष्यों के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये कृत्रिम परितंत्र के तौर पे आता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? यानी सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करती है, जिसके बारे में पूछा गया है। वह जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक जलवाष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। करता तो सभी है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है, इसलिए जलवाष्प इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? जो भारत है मेन रूप से उसका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इसका कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ही कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। कुछ वैसा रहे तो आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है, भारत में किस प्रकार की वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी में है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी में है पर्वतीय वन और डी में है मैंग्रोव वन। तो किस प्रकार का वन जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, पूरे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे सी नंबर क्वेश्चन का आ रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला का है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। सही पूछ रहा है, तो क्या है सही है? तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल ही सही है। आगे दूसरा कह रहा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। नहीं, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ए। क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन ढंग से देखने को मिलेगा। आगे आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो अरब सागर के बारे में पूछा गया कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो जो अरब सागर में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। नर्मदा की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर हो जाती है। और ये गिरती कहाँ है? अरब सागर में। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर हो जाती है। ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर हो जाती है। साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए सब कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए अम्लीय मृदा जो होती है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानसून निवर्तन होता है, निवर्तन का मतलब क्या होता है पता है आपको? निवर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी कि मानसून जब लौटता है तो मानसून के लौटने को क्या होता है? तो इसमें जो बताया गया ऑप्शन के अनुसार पश्चिमी तट से पूर्वी तट, उत्तर से दक्षिण, या फिर पूर्व उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट, या उत्तरी पश्चिमी भारत से बंगाल की खाड़ी। तो मानसून निवर्तन क्या हो जाएगा? तो
उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम जो है भारत से और बंगाल की खाड़ी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मानसून निवर्तन ऑप्शन नंबर डी। 10 क्या कह रहा है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कराकस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मस्कट किसकी राजधानी? तो ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मस्कट। काहिरा किसकी राजधानी? तो मिस्र की राजधानी काहिरा। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? साइबेरिया की राजधानी बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो तूफान आता है, तूफान को क्या चक्रवात, चक्रवात कहाँ बोला जाता है? तो भारत में चक्रवात बोला जाता है, इसका बिल्कुल ही सही मिलाया हुआ है। बिली-बिली कहाँ बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल ही सही। टाइफून कहाँ बोला जाता है? तो चीन में। इसी तरह बागियो क्या अमेरिका में बोला जाता है? तो नहीं, इसका गलत है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सुमिलित नहीं है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। तो बागियो कहाँ बोला जाता है? तो बागियो फिलीपींस में बोला जाता है। हम लोग जिसको चक्रवात बोलते हैं उसी को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ के बारे में पूछा गया कि कोरल रीफ प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों के बीच में पाई जाती है कोरल रीफ। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो क्या मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से या दोनों से? तो हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य जो कि हम लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था और इसकी वर्तमान में संख्या 11 है। इसको मूल कर्तव्यों को रखा गया भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 के ए में। मूल अधिकार की चर्चा किया गया है टोटल 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। वही नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा है 36 से 51 तक के बीच किया गया है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है जो पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में है? इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में 39 कह रहा है, बी में 41, सी में 42 और डी में 43। तो इसका जो बिल्कुल ही सही आंसर 42 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता हो कि अनुच्छेद 41 में क्या है? तो अनुच्छेद 41 में जो है कार्य पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में कार्य पाने का अधिकार है। और 43 में क्या दिया गया है? तो जो कार्य करेंगे तो कार्य के लिए न्यूनतम द्वारा निर्धारित होती है, ये भी नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं होता है। इसका जो भी वेतन जो होता है इसको संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमसे गलत पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से सभी के सभी गलत है। यहाँ पे यदि 65 की जगह 62 रहता तो सही हो जाता, राष्ट्रपति की जगह संसद रहता तो सही हो जाता। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक
नहीं होनी चाहिए, कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग पढ़े हैं मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आएगा? तो उसका जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आ जाता है। हम लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की जो रीट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 32 में दिया गया है और पांचवा उत्प्रेषण हो गया। यदि आप लोग सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किए होंगे तो मेरी बातों को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए आप लोगों को रिवाइज के तौर पे करवा रहा हूँ बस, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आगे कह रहा है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? दल बदल हम लोग जानते हैं कि 52वां जो अमेंडमेंट आया था 1985 में, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? प्रत्यक्ष की बात कर रहा है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान लिखा गया। आइए किस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकालीन शांति की भूमि, यानी कि प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से हम लोग किस देश को जानते हैं? तो शांति की भूमि, प्रातःकाल शांति की भूमि को हम लोग दक्षिणी कोरिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दक्षिणी होना चाहिए, दक्षिणी कोरिया के नाम से जानते हैं। दक्षिणी कोरिया। आगे 22 नंबर हम लोग देखते हैं। ग्यारह जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये सब डेट याद रखिएगा, आपको कोई सा भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। आगे प्रथम बैठक आप लोगों को याद होगा कि कब हुआ था प्रथम बैठक? तो
9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो उस समय गवर्नर जनरल जो था बेवल था। इसका सही आंसर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था, यानी कि कौन सा क्षेत्र जो है बहावी आंदोलन से जुड़ा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी.एस. नैपाल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी.एस. नैपाल। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मिलाने के लिए दिया गया है, तो हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। सूरत की संधि, तो सूरत की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो सूरत की संधि जो हुआ था 1775 में हुआ था। सूरत की संधि 1775 में, यानी कि ए वाला बिल्कुल ही सही मिला गया है 1775। पूना की संधि, तो पूना की संधि कब हुआ था? तो 1817 में, 1817 में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 में, इसका ए सही हो जाएगा। और देवगांव की संधि, देवगांव की संधि कब किया गया था? तो जो बच गया उसको मिला दीजिए 1803। देखिए तो ऑप्शन है क्या? एक का एक, दो का तीन, तीन का चार और चार का दो। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रोक के देखिएगा, बिल्कुल ही सही। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यदि आपको दो तीन भी याद रहेगा तो आपको एक नंबर आराम से मिल सकता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस संघ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग मृच्छकटिकम ग्रंथ को देखते हैं। मृच्छकटिकम के जो लेखक थे कौन थे? तो शूद्रक थे, उन्होंने ही मृच्छकटिकम लिखा था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। और गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्वयं महर्षि गार्गी के द्वारा ही लिखा गया था। इसमें जो है भविष्यवाणी के भी बारे में आप देख सकते हैं। ये ग्रंथ जो है गार्गी संहिता भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। कलिंग शासक खारगबेल किस धर्म के अनुयायी थे? कलिंग शासक के बारे में पूछा गया है कि किस धर्म से? तो कलिंग नरेश जो है जैन धर्म से है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भित्रीय स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो भित्रीय अभिलेख जो है गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है? जो कैलाशनाथ मंदिर है पूछ रहा है किस शासक द्वारा निर्मित है? तो शासक पल्लव शासक ही थे दोस्तों। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे वो पल्लव शासक ही थे, वह और वही कैलाशनाथ मंदिर को बनवाए थे। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे। सिकंदर की मृत्यु का स्टेटमेंट दिया गया है अगला क्वेश्चन में। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। युक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? तो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। इस चंद्रगुप्त के बारे में किसने कहा था? तो एरियन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35 क्या कहता है।
तो ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो हम लोग सभी जानते हैं 1/10 सेकंड तक ही रह पाता है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में आकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धि को छानने का काम कौन करता है? तो अपना किडनी करते हैं, यानी कि जिसको वृक्क भी बोलते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 38 कह रहा है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में पाया जाता है? तो 55 से 60% जो है प्लाज्मा ही पाया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो उत्तरदायी हार्मोन, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ध्यान नहीं दिए थे। जो फ्लोरीजीन होता है, फ्लोरीजीन, हाँ, ये थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिख दिया है, फ्लोरोजीन। इसका सही आंसर फ्लोरोजीन हो जाएगा, जो कि पुष्पन के उत्तरदायी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ये ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है और इसकी खोज डार्विन ने किया था। जिब्रेलिन्स की खोज जो है कुरूसोवा ने किया था और साइटोकाइनेसिस की खोज किसने किया था? मिलर ने किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कहता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं? तो इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं? तो परावर्तन के कारण भी बनते हैं और अपवर्तन के कारण भी बनते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों इस सेशन का लाने का मतलब सिर्फ है कि आपका रिवीजन होना चाहिए, आपके माइंड में कितना क्वेश्चन आप एक झलक देख कर साथ सही कर पाते हैं, बस यही उद्देश्य है इस तरह का सीरीज लाने का। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। बाकी क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल ही आनंद ही आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही प्रकार के जो वो बोल रहा है, तो एक ही प्रकार में सहसंयोजक बल होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच क्या लगता है? तो सहसंयोजक बल लगता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिकारक। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो जब क्षार को हम लोग जल में घोलेंगे तो वो OH माइनस आयन देगा। क्या देगा? OH माइनस आयन। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान हम लोग जानते हैं कि 2.2 होता है। इससे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन के तौर पे आता है यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी, कोई भी डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे होंगे तो। आगे है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहेंगे? तो उसको सियोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सियोफाइट्स। जैसे ही छाया आ जाएगा उसे हम लोग देखेंगे क्या? सियोफाइट्स। आगे पूछ रहा है मेनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मेनरहीम सीमा रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है मेनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है? रूस और फिनलैंड के बीच है। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 48। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस हम लोग जानते हैं 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। और तो इसमें इससे कोई सा भी डेट वैसा कोई खास नहीं है, लेकिन 17 मई को याद रख लीजिएगा कि दूरसंचार दिवस भी 17 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए वो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुआ था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कर रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 को किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे 50 कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो मुद्रास्फीति का जो सबसे प्राकलन का प्रचलित माप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? CPI हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों पिछले कई वीडियो के मुकाबले इसका PDF वगैरह बहुत ही मैंने सुधारने का कोशिश किया है।
तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि यदि अभी भी कुछ और कमी लग रहा होगा तो मैं ज़रूर सुधारने का कोशिश करूँगा और मुझसे जितना हो सके आपसे आप लोगों का हेल्प करने का कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग से ही बस उम्मीद है कि सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को दमदार कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस रहिए। जय हिंद।